नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अरस्तू। पॉलिटिकल साइंस आइडियोलॉजी में या आप किसी भी आइडियोलॉजी में पढ़ते हैं, आपको अरस्तू के बारे में ज़रूर पढ़ना होगा। आप किसी भी स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, अरस्तू एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अरस्तू के बिना आप बायो भी नहीं पढ़ सकते, पॉलिटी भी नहीं पढ़ सकते, हिस्ट्री भी नहीं पढ़ सकते। हर तरह से अरस्तू आपके सामने मौजूद रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अरस्तू से क्लास हमारी इससे पहले प्लेटो पे क्लास आई थी, वो आप देख लेना अगर नहीं देखी है तो। अरस्तू से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, यूपीएससी जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर इसी जो ये ग्राफ बना हुआ है ना, इसी तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करें। ठीक है, जैसे एक सर्कल बना के ऐसे एरो बनाकर अपनी बातों को रख सकते हैं। तो अरस्तू के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका राजनीतिक विज्ञान का जनक है ये। तो क्यों इसको राजनीतिक विज्ञान का जनक कहते हैं? ठीक है, राज्य का सिद्धांत पढ़ेंगे हम कि अरस्तू ने राज्य का क्या सिद्धांत दिया। फिर हम क्रांति सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अरस्तू का क्रांति सिद्धांत क्या है, दासता क्या है, नागरिकता, संविधान, न्याय, संपत्ति, परिवार और ओवरऑल योगदान अरस्तू का क्या रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो ये कुछ फैक्ट हैं अरस्तू को लेकर। जैसे जन्म इसका 384 मकदूनिया में हुआ था। ठीक है, मकूनिया में हुआ था। ठीक है, अरस्तू सिकंदर का शिक्षक था। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में। अब ये देखते हैं कि भाई इसको राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले तो देखो, जो अरस्तू ने जो कॉन्सेप्ट दिए, अपनी आइडियोलॉजी जो बताई, उसने किस आधार पर बताई। पहली तो ये अगनात्मक पद्धति के आधार पर इसने बताया और तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का इसने यूज किया। तुलनात्मक तो आपको पता ही है ओवरऑल क्या है। तो अगनात्मक क्या बोलते हैं, विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, जब कोई विशेष होता है और उसके हम सामान्य की ओर बढ़ते हैं तो उसे अगनात्मक पद्धति बोलते हैं। ठीक है, इस आधार पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अरस्तू ने दिया। आगे हम बढ़ते हैं। स्वतंत्र विषय का दर्जा। अरस्तू ने पॉलिटिकल साइंस को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट किया। अरस्तू के ही कारण पॉलिटिकल साइंस को अलग से एक विषय के रूप में पढ़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात, अरस्तू ने राज्य को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। उसके लिए राज्य सबसे बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि पूरा उसकी स्टोरी, पूरी आइडियोलॉजी केवल राज्य के केंद्र में है। वो ये कहता है राज्य केंद्र में होगा और बाकी सब चीज़ें बाहर होगी। मतलब वो सारी पावर किसको देना चाहता है, राज्य को देना चाहता है। वो कहता है राज्य अगर ठीक है तो पूरी सब कुछ ठीक है, मतलब कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब एकदम परफेक्ट है। राज्य को मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो राज्य को केंद्र में रखा है इसने। ठीक है, राज्य को केंद्र में रखा है और यही कहता है राज्य से ही राजनीतिक विज्ञान है। अगर राज्य नहीं है तो राजनीतिक विज्ञान का कोई विषय ही नहीं है। तो ये राज्य को केंद्र में रखता है और संविधानवाद और कानून के शासन की बात करता है। देखो, प्लेटो ने क्या बात की थी, प्लूटो किसकी बात करता है, नैतिकता की बात करता है। लेकिन अरस्तू इसके पलट में क्या कहता है, अरस्तू इसके पलट में कहता है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन या कानून होना चाहिए, संविधान होना चाहिए राज्य को चलाने के लिए। ठीक है, राज्य को चलाने के लिए। अब देखो, मैं इसका हिस्ट्री बताऊं पूरी, इसने क्या किया क्या नहीं किया, कैसे हुआ कैसे नहीं, बताने को तो बहुत कुछ बता सकता हूँ। 20 साल तक कहाँ रहा, 17 साल ओल्ड में प्लेटो की अकादमी में एडमिशन लिया। ठीक है, प्लूटो की मृत्यु के बाद अरस्तू अकादमी का प्रमुख बना। ये सब बातें मतलब मैं घुमाना चाहूँ तो घुमा दूँ, लेकिन इसका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। हमें एग्ज़ाम में क्या, हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है, या हमें पढ़ने के लिए, मतलब कि अगर हम कोई बड़ी बुक से पढ़ते हैं तो हमारे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए। अगर आज आपने ये पूरी क्लास ले ली तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये सब बातें बुक में लिखी हुई है, लेकिन बुक क्या है, पूरे 100 पेज की बुक है अरस्तू के ऊपर। ठीक है, कम से कम 20-25 पेज अरस्तू की आइडियोलॉजी में। लेकिन आइडियोलॉजी इतनी सारी पढ़कर क्या मिलेगा, हमारे जो फैक्ट हैं, फैक्ट मतलब फैक्ट इन द सेंस कि जो हमारी ज़रूरी बातें हैं, जिस पर पूरा का पूरा अरस्तू का बैकग्राउंड टिका है, वो सब बातें मैंने पूरा निचोड़ इन कीवर्डों में डाल दिया ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो अरस्तू को जनक क्यों कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस का, तो ये मैंने फैक्ट आपको बता दिए। ये सब बातें हैं जिसके कारण अरस्तू को जनक कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस का। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा राज्य का सिद्धांत, जो सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है राज्य का सिद्धांत। अरस्तू का जो मेन सिद्धांत है ना, वो राज्य का ही सिद्धांत है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विचार इसका जो इम्पोर्टेंस रही है ना अरस्तू की, वो स्टेट को लेकर ही रही है। देखो, सबसे ज़रूरी वो क्या कहता है, स्टेट का निर्माण कैसे हुआ। पहले तो हमें ये पता करना है ना कि स्टेट आया कहाँ से। तो अरस्तू कहता है स्टेट आया नहीं है बल्कि नेचर ने दिया। स्टेट कोई बनाता नहीं है बल्कि कुदरत खुद ही अपने आप बना देती है। जैसे कोई पेड़ या पौधा हम उगाते हैं, ठीक है, जैसे जंगल का निर्माण हुआ, जैसे चट्टानों का निर्माण हुआ, सबका निर्माण हुआ, वैसे ही स्टेट का भी निर्माण हुआ। किसी ने स्टेट को बनाया नहीं है बल्कि प्रकृति ने खुद स्टेट को अपने आप बनाया। ठीक है,
तो स्टार्टिंग करते हैं। देखो अरस्तु कहता है कि एक व्यक्ति से, ठीक है, एक व्यक्ति से एक महिला पुरुष आपस में शादी हुई, ठीक है, उनके यहाँ संतान हुई, संतान होने के बाद उनका परिवार बना, ठीक है, संतान होने के बाद परिवार बना, लेकिन वो अभी पूर्ण परिवार नहीं है। पूर्ण परिवार कब होगा? जब उनके यहाँ दास आ जाएगा। जैसे आज के दौर में हम देखें, जैसे महिला है, हस्बैंड वाइफ है, उनके माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, ठीक है, ये सब होने के बाद हम क्या बोलते हैं? भाई ये परिवार है। लेकिन अरस्तु कहता है ये परिवार नहीं है। परिवार तब है जब उनके यहाँ कोई दास आ जाए। दास जैसे आज के टाइम में, आज तो खैर दास रहे नहीं है, बट दास की जगह हम जैसे नौकर को रख लेते हैं। जैसे हमारे घर में कोई सफाई करने वाली आती है या कोई खाना बनाने वाला आता है, ठीक है, तो ये जो दास है जो हमारी सेवा करते हैं, ठीक है, जो हमारी सेवा करते हैं, जब दास परिवार में आ जाता है तो क्या होता है? पूर्ण परिवार बनता है, ठीक है। तो अब दास आ गया तो ये परिवार का कॉन्सेप्ट बन गया, मतलब अब ये पूरा परिवार तैयार हो गया। अब वो यूं कहता है लेकिन परिवार, अब दास आने से परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होती, इच्छा पूरी नहीं होती, और वो अपनी बेहतरी के लिए आगे बढ़ता है, ठीक है, अपनी बेहतरी के लिए आगे बढ़ता है और दूसरी अवस्था में आता है। फिर वो क्या करेगा? देखो परिवार से सारी चीजें पूरी नहीं होगी, फिर छोटे छोटे परिवार बनेंगे, ठीक है, कई सारे परिवार बनेंगे। जब परिवारों का समूह बन जाएगा तो ग्राम का निर्माण होगा। फिर क्या होगा? ग्राम का निर्माण होगा। ग्राम, अब जैसे कई सारे परिवार हो गए तो उनका एक ग्राम हो गया, ठीक है, लेकिन ग्राम हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर पाता, ठीक है, हमारी जरूरतों को ग्राम पूरा नहीं कर पाता, तो हमें और चीजों की आवश्यकता पड़ती है जिसको ग्राम पूरा नहीं कर पाता। तो क्या करेंगे? ऐसे बहुत सारे ग्राम इकट्ठे होंगे। जैसे भाई 1000 लोगों का ग्राम है, 500 लोगों का ग्राम है, 200 लोगों का ग्राम है, तो इस तरह से गांव बन गए, ग्राम बन गए, लेकिन वो भी अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसे ही सब ग्राम मिलकर एक राज्य का निर्माण होता है, ठीक है। जब सब गांव मिलकर एक राज्य का निर्माण होता है, जैसे सब गांव मिलकर एक राज्य बनाते हैं, तो राज्य हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है। तो तब जब राज्य बन जाएगा तो वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, तो तब जाके क्या बनेगा? राज्य बनेगा। तो ये पूरी थ्योरी आपको समझ में आ गई। अब इसको किताबों में पढ़ोगे कितना कितना डिफिकल्ट लगेगा, मतलब आपको लगेगा पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ते रहेंगे समझ में नहीं आएगी। लेकिन एक्चुअल में ये 3 वर्ड है, ठीक है, 3 वर्ड है, परिवार, ग्राम, राज्य। और परिवार में दास, ठीक है, दास सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक दास नहीं होगा तब तक परिवार नहीं बनेगा। तो इन दोनों चीजों से मिलकर अब राज्य बन गया, ठीक है, अब राज्य बन गया। और राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है। तो ये देखो यूजीसी नेट वगैरह एग्जाम होते हैं ना, खैर देखो यूपीएससी जैसे या पीसीएस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, कि भाई एक राज्य को एक प्राकृतिक संस्था किसने कहा, इस टाइप का तो नहीं आएगा। लेकिन जो यूजीसी नेट जेआरएफ वगैरह देते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ 1 लाइनर में क्वेश्चन आते हैं। तो 1 लाइनर में सीधा पूछ लेगा कि राज्य को किसने प्राकृतिक संस्था बोला है, तो डायरेक्ट अरस्तु ने बोला है, वहाँ दे देगा प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, रूसो, जॉन लॉक, मतलब कोई भी दे देगा, तो आपको उसमें से चूज करना है। अब फिर क्या कहता है? राज्य पहले, ये यूं कहता है राज्य पहले आया। ये बात याद रखना। देखो एक तरफ तो ये स्टोरी बता रहा है, एक तरफ तो ये बता रहा है कि कैसे राज्य बना, लेकिन दूसरी तरफ ये क्या कह रहा है कि राज्य पहले आता है, ठीक है। ये बात याद रखना कि राज्य पहले आता है और व्यक्ति बाद में आता है। ऐसा ये क्यों बोलता है कि राज्य पहले आया और व्यक्ति बाद में आया? वो यूं कहता है, अरस्तु कहता है कि वह राज्य में नहीं रहता था, सॉरी मैं आपको बता रहा था कि राज्य पहले, अरस्तु कहता है राज्य पहले आया, व्यक्ति बाद में आया, ठीक है। लेकिन वो ऐसा क्यों बोलता है? वो यूं बोलता है कि राज्य पहले आया है, वो इसलिए आया क्योंकि उससे पहले वो व्यक्ति ही नहीं था। जैसे राज्य बनने के बाद ही वो सभ्य व्यक्ति बना, और असभ्य व्यक्ति का कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। वो यूं कह रहा है जब राज्य बना है ना तभी व्यक्ति सभ्य बना है, ठीक है। तो राज्य बनने के बाद क्या होगा? व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होगा, ठीक है। और ये बात समझ में आ गई ना कि राज्य बनने के बाद ही व्यक्ति सभ्य बनता है। तो उससे पहले अगर व्यक्ति है भी तो उस व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो देखो एक स्टेटमेंट बताता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अरस्तु कहता है कि वह जो राज्य में नहीं रहता था वो या तो देवता है या दानव है, ठीक है। इस बात से समझ आ गया। और ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये नेट वगैरह में पूछते हैं कि किसकी स्टेटमेंट है कि जो राज्य में नहीं रहता वो या तो देवता है या दानव है। मतलब सीधा अर्थ है या तो भाई वो भगवान होगा, भगवान नहीं है तो वो शैतान होगा, ठीक है। तो ये राज्य का कॉन्सेप्ट है। अब वो यूं कह रहा है राज्य सर्वश्रेष्ठ है, मतलब वो अरस्तु कहता है कि राज्य से बढ़कर कुछ नहीं है, उसकी नजर में राज्य ही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो आगे वो ये कहता है आगे कि राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। मतलब राज्य को अगर जरूरत है तो वो व्यक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए राज्य ही सर्वश्रेष्ठ है। वो अपनी सारी पावर किसको दे रहा है? राज्य को दे रहा है, उसके लिए राज्य इंपॉर्टेंट है,
और कुछ भी नहीं है। वो कहता है राज्य है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब अगली बात क्या कहता है, राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाना है। ठीक है, अब उसने पूरा निचोड़ दे दिया। क्या दिया अरस्तु ने कि राज्य का क्या उद्देश्य है, मतलब वो राज्य के बारे में चर्चा कर रहा है। अब उसने ये भी बता दिया राज्य कैसे बना। अब वो ये बता रहा है कि उद्देश्य क्या है, राज्य बनने का उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है। ठीक है, तो वो टारगेट में कह रहा है कि एक बेहतर जीवन मिले लोगों को, इसलिए राज्य जरूरी है। लोगों को बेहतर जीवन के लिए राज्य जरूरी है। तो ये मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा राज्य का कॉन्सेप्ट। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखो अरस्तु का क्रांति सिद्धांत, ये भी बहुत जरूरी है, क्रांति सिद्धांत। ठीक है, क्रांति सिद्धांत में वो क्या कहता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्रांति में क्या कहता है अरस्तु, देखो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन या शासन प्रणाली में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। वो यूं कह रहे हैं कोई भी हो, जैसे कि शासन में कोई भी परिवर्तन आता है वो सब क्रांति है। ठीक है, सब क्रांति की बात कर रहा है, मतलब छोटा परिवर्तन है वो छोटी क्रांति है, बड़ा परिवर्तन है वो बड़ी क्रांति है। तो इस कितने भागों में बांटा है वो हम पढ़ते हैं। देखो एक तो ये कहता है पूर्ण क्रांति। पूर्ण क्रांति का मतलब है पूरी व्यवस्था ही बदल जाए, पूरी व्यवस्था बदल देना और पुरानी व्यवस्था को हटा के एक नई व्यवस्था लागू करना, उसको बोलते हैं पूर्ण क्रांति। जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या हुआ भाई, सब बदल दिया, लेकिन एमएलए तो वही है, इसको नहीं कहेंगे, मतलब महाराष्ट्र का तो मैंने वैसे ही उदाहरण दे दिया, एक नई सरकार बना दी लेकिन उसके तो पुराने ही एमएलए। लेकिन वो यूं कह रहा पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर देना, उसको बोलते हैं पूर्ण क्रांति। लेकिन आंशिक क्रांति में क्या बोलता है, आंशिक क्रांति में उसका कहने का उद्देश्य है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके कर दिया जाए तो उसको आंशिक क्रांति बोलते हैं। अब वो ये बोलता है हिंसक क्रांति। अब हिंसक का मतलब कि भाई हिंसा फैला के, हिंसा करके क्रांति लाना, तो वो क्या है, हिंसक क्रांति। एक होती है अहिंसक, मतलब बातचीत करके, मतलब आपसी समझौता करके करना, उसको अहिंसक क्रांति बोलते हैं। अब ये बोलता है व्यक्तिगत क्रांति। तो व्यक्तिगत क्रांति में क्या कहता है, शासन प्रणाली को कायम रखते हुए शासक को बदल देना। ठीक है, ये यूं कह रहा है, मतलब कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति को हटा के दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर देना। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत क्रांति है। और गैर व्यक्तिगत क्रांति में क्या कहता है, शासक को हटाए बिना संगठन को बदल देना। मान लो कि मोदी रहे और मोदी अपना पूरा कैबिनेट चेंज कर दे, तो वो क्या है, गैर व्यक्तिगत है। ठीक है, व्यक्ति वही रहेगा लेकिन पूरा संगठन, पूरा कार्यपालिका ही बदल दी जाए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वर्ग विशेष में किसी वर्ग विशेष को हटा देना, मतलब कोई वर्ग है, ठीक है, उस वर्ग को हटा देना, तो वो भी क्रांति है। बौद्धिक और वैचारिक क्रांति। बौद्धिक का मतलब होता है कि कोई भाषण देकर या जनता में कोई बौद्धिक क्रांति आ जाए। मान लो कि देखो अब इस समय क्या है, अब सब हिंदू मुस्लिम इन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं, किसी को कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा। अब महंगाई देखो किस तरीके से बढ़ रही है, कैसे डॉलर की वैल्यू मजबूत हो रही है और भारत का रुपया गिर रहा है, लेकिन ये कोई सोच ही नहीं पा रहा है। ठीक है, हमारा सारा कॉन्सेप्ट कहाँ उलझा हुआ है कि भाई राम मंदिर बनेगा, ठीक है, बाबर मस्जिद को हटा के ये होगा, ये धर्म होगा, वो धर्म होगा, हम इन्हीं सब में उलझे हुए हैं। लेकिन यूथ का भविष्य क्या होगा, आज देखो पूरा सोशल मीडिया इसी में उलझा हुआ है, सारा यूथ इसी में घुसा हुआ है, कोई अपने फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं पा रहा है। हम बात करना चाह रहे हैं अपने मुद्दों की। भाई सोचो यूपीएससी में 1500-1600 पोस्टें आती थी, आज वो केवल 700-800 में आके सिमट गई। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रशासन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर प्रशासन मजबूत नहीं होगा तो कैसे देश चलेगा। आज इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है, उसको कौन कंट्रोल करेगा, ऑफिसर कंट्रोल करेंगे, लेकिन यहाँ ऑफिसर की भर्ती ही नहीं आ रही है, कहाँ से आएगी भर्ती। हम मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं, उलझे हुए हैं। तो ये यूँ कह रहे हैं, जब व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जाएगा, ठीक है, भाषण द्वारा अगर कोई क्रांति आती है जनता के बीच में प्रेरित होकर, तो वो वैचारिक और बौद्धिक क्रांति है, मतलब किसी तरह का दबाव नहीं है उसमें। तो ये क्रांति का सिद्धांत उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ओवरऑल अरस्तु का क्रांति का सिद्धांत है। आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। देखो मेरी कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है, ना मोदी से, ना राहुल गांधी से, ना केजरीवाल से, किसी से भी नहीं, लेकिन बात है कि यार मुद्दों की बात होनी चाहिए। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, क्रांति के कारण। अब देखो क्रांति का सिद्धांत तो हमने पढ़ लिया कि कैसे क्रांति आती है, तो अब हम पढ़ेंगे क्रांति के कारण, मतलब ऐसा क्यों होता है कि क्रांति आती है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो सामान्य कारण, असमानता। देखो जब समाज में असमानता होगी तो एक्चुअल में क्रांति होगी असमानता होने पर। ठीक है, अब फिर यूँ कह रहा है अन्याय होने पर। अब देखो किसी पे जुल्म होगा, अन्याय होगा, तो वो भी क्रांति करेगा। विशेष कारण, इसको 3 पार्ट में बांटा है, एक सामान्य कारण, विशेष कारण और शासन प्रणाली के कारण। तो हमने सामान्य तो पढ़ लिया, अब विशेष कारण क्या, जनता की परवाह न करना। अब सोचो जो स्टेट है, अगर वो जनता की परवाह ही ना करे तो भी क्रांति होगी। ठीक है, जनता क्या होगी, आक्रोश में आ जाएगी और वो कहीं ना कहीं सत्ता को पलट देगी। बिना योग्य को सम्मान
और योग्य को अपमान, जैसे किसी व्यक्ति को हम सम्मान दें और किसी का अपमान करें, तो ऐसे में भी क्रांति हो सकती है। शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा क्रांति, जैसे कोई व्यक्ति पावरफुल व्यक्ति आ जाए तो वो भी क्रांति कर सकता है। जैसे साउथ की फिल्म नहीं देखते, एक हीरो होता है, पूरा पूरा सिस्टम क्लैप्स कर देता है, तो उस तरह की क्रांति की बात कर रहा है कि एक व्यक्ति, कोई पावरफुल व्यक्ति आ जाए तो वो भी क्रांति कर सकता है। भय से पीड़ित होकर क्रांति, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, भय में जीते हैं, डर के जीते हैं, लेकिन एक दिन उनका गुस्सा फूट पड़ता है, तो उस तरह की क्रांति की बात कर रहा है। गैर निष्ठावानों को पद पे बिठाना, देखो जिसको नॉलेज नहीं है, ठीक है, एक भ्रष्ट व्यक्ति को पद दे देना, तो उससे भी क्रांति आती है। विदेशी व्यक्तियों द्वारा, जैसे विदेश में कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आया है तो वो कुछ भी कर सकता है। मान लो कोई विदेश से आया, हो सकता है वो टेररिस्ट हो, ठीक है। अब जैसे चाइना से लोग आए या कहीं से भी लोग आए, अब कोविड फैला गई ना, तो इस तरह की ये इश्यूज रहते हैं कि कोई विदेश से या बाहर से आया वो भी क्रांति कर सकता है। अब शासन प्रणाली में कैसे क्रांति आती है, तो जनता से दुर्व्यवहार, देखो जनता के साथ अगर बुरा व्यवहार करेगा प्रशासन तो ऑफकोर्सली उसमें क्रांति आएगी। शक्तिशाली व्यक्ति का अपमान, जो पावरफुल व्यक्ति है अगर उसका अपमान करेंगे तो डेफिनेटली है वो चुप तो बैठेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, समूह बनाएगा और क्रांति करेगा, ठीक है। धनी द्वारा निर्धन पर अत्याचार, देखो अब जैसे कि भाई कोई पैसे वाला व्यक्ति है और वो निर्धन को दबाएगा, मारेगा, पीटेगा, कुचलेगा, तो निर्धन क्या होंगे, इकट्ठा होकर क्रांति करेंगे, ठीक है। ऐसे कुलीन वर्ग का मतभेद आपस में, धनी वर्ग का अत्याचार, ठीक है। जन नेता का तानाशाह बन जाना, जैसे कि कोई व्यक्ति नेता है, जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, अगर वो तानाशाह बन जाए तो क्या करेंगी जनता, क्या करेगी जनता, भाई क्रांति करेगी, ठीक है। तो जैसे श्रीलंका का कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। तो ये टॉपिक है, आगे हम बढ़ते हैं। अरस्तु, क्रांति को रोकने के उपाय, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अरस्तु का क्रांति का सिद्धांत क्या है, देख लेना प्रीवियस ईयर मेंस में, पॉलिटी ऑप्शनल में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आज आप पढ़ लेंगे इसको तो मैं गारंटी देता हूँ इसमें से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर अरस्तु को आप डिटेल में एक बार पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली इससे क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो क्रांति को रोकने के उपाय बता रहा है अभी, देखो वहाँ क्रांति सबसे पहले तो बताया क्रांति किस किस तरीके से हो सकती है, फिर उसने बताया, क्या बताया कि क्रांति के कारण क्या होता है, क्यों क्रांति होती है, अब ये उपाय बता रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है संविधान का पालन करने के लिए शिक्षित करना, लोगों को शिक्षित करना, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन तो तभी करेंगे ना जब शिक्षित होंगे। संपत्ति की असमानता का रोकना, देखो आज भी ये सब टॉपिक क्या है, सोचो अरस्तु कब जन्म लिया था तब उसने ये सब बता दिया था, और आज भी क्या हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। तो आज में भी ये कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जैसे भाई हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से आज के दौर में, आज के शहरीकरण से हम क्या सीखते हैं, सोचो हड़प्पा कब किया और आज के बारे में हमें पूछ रहा है, तो ये आज भी पूछ सकता है, ठीक है। कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी। जब हम शिक्षित ही नहीं है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या पता। आज भी देश के 90% लोग ऐसे हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पता होगा कुछ इक्की दुक्की बात पता है, बस उसी को वो समझते हैं सब कुछ है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है वो किसी को नहीं पता, जो पढ़ रहे हैं केवल उन्हीं को पता है। अब अगला क्या करे, संपत्ति की असमानता। अब एक व्यक्ति बहुत अधिक धनी हो जाए है और सारी प्रॉपर्टी उसके पास है, एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे भी इसको क्या करना है, इसको कंट्रोल करना, लोगों को शिक्षित करना, ठीक है। लोग संविधान का पालन करें इसलिए शिक्षित करना, संपत्ति की असमानता को रोकना, ठीक है। अब क्या करें, मध्यम जो वर्ग है, मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोगों को शासन शक्ति प्रदान करना, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको पावर देना, भ्रष्टाचार को रोकना, विदेशियों को उच्च पदों पर नियुक्त न करना। अब देखो ये कितनी बढ़िया बात की है कि जो विदेशी है, फॉरेनर है, उनको बड़े पद पे नियुक्त न करना। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है भाई, विदेशी जैसे कहते हैं ना भारत का नागरिक हो, कोई भी संवैधानिक पद होता है वहाँ क्या होता है, सबसे पहली शर्त होती है भारत का नागरिक हो। वो क्यों होती है, यही तो कारण है भाई। और जासूसों, स्त्री को विशेषकर नियुक्त करना, जो जासूस होते हैं ना, जैसे रॉ वगैरह का नाम आज के टाइम में हम देखें तो जासूसों को नियुक्त करना, और खास करके फीमेल को नियुक्त करना, ठीक है। निर्धन के साथ अच्छा व्यवहार करना, जो निर्धन लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, तो ये बात कह रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, देखो ये उपाय हमने पूरे पढ़ लिए हैं, उपाय हमने पूरे पढ़ लिए हैं अरस्तु के। तो आगे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, अब नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता में क्या कह रहा है, जो पद ग्रहण करता है एवं न्याय के प्रशासन में भाग लेता है, ठीक है, सीधी सी बात है, जो पद ग्रहण करता है और न्याय के प्रशासन में भाग लेता है वही नागरिक है। सीधा अगर एक लाइन में कहूं तो राज्य के क्रियाकलापों में भाग लेने वाला व्यक्ति नागरिक है, जो राज्य के कार्य में भाग नहीं लेता वो नागरिक नहीं है। अरस्तु ने सीधी एक लाइन कही है, ठीक है। नागरिक के लिए क्या जरूरी है, विधि निर्माण और न्याय के प्रशासन में भाग लेना, विकसित बुद्धि का, जैसे कोई पागल या दिवालिया ना हो, मतलब मेंटल टाइप का, जो भाई शारीरिक रूप से कमजोर हो वो व्यक्ति ना हो,
अवकाश का होना जरूरी है। मतलब कि व्यक्ति के पास समय होना चाहिए, वही व्यक्ति क्या है, नागरिक है। जिसके पास समय नहीं है वो व्यक्ति नागरिक नहीं है। अब इसने ये भी बताया कौन व्यक्ति नागरिक नहीं है, वो कहता है दास। दास नागरिक नहीं हो सकता क्योंकि वो विवेक शून्य है, क्योंकि उसमें भाई मेंटली योग्यता नहीं है। अगर वो मेंटली ठीक होता, अगर वो इतना इंटेलिजेंट होता, वो दास बनता ही क्यों? ठीक है, तो ये कहता है दास विवेकहीन है, विवेक शून्य है, तो वो नागरिक नहीं बन सकता। उत्पादक उत्पादक वर्ग, क्योंकि उत्पादक जो प्रोडक्शन वर्ग है, मतलब आज के टाइम में व्यापारी वर्ग से इसको अटैच कर सकते हैं। उत्पादक वर्ग के पास अवकाश नहीं है, मतलब उसके पास अवकाश नहीं है, इसलिए वो क्या नागरिक नहीं हो सकता। स्त्री और बच्चे, अब देखो जो स्त्री सुन रही है या जो फीमेल सुन रही है वो अरस्तु को जरूर कुछ ना कुछ कहेगी। अरस्तु कहता है कि स्त्री और बच्चे बुद्धिहीन होते हैं। वो यूँ कहता है स्त्री और बच्चे बुद्धिहीन होते हैं और इनमें बुद्धि नहीं होती है, तो इनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए। अब सोचो आज की फेमिनिज्म में अगर कोई फीमेल सुन रही होगी वो क्या सोच रही होगी अरस्तु के बारे में? तो अरस्तु कहता है वो बुद्धिहीन है, लेकिन उस समय में फीमेल्स को इतने राइट्स भी नहीं थे, और ये डेफिनेटली ठीक कह रहा है उस समय के हिसाब से। संपत्तिहीन, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो भी क्या है, नागरिक नहीं है। विदेशी नागरिक नहीं है, अभियोगी नागरिक नहीं है। नागरिक की संतान होने मात्र से नागरिक नहीं है। मान लो कि कोई व्यक्ति है, अगर उसकी संतान हो जाती है तो वो भी नागरिक नहीं है। ये क्या कह रहा है, अगर कोई जैसे आज कोई नागरिक है, अगर उसके यहाँ कोई बेटा बेटी या कोई भी पैदा होता है तो वो नागरिक नहीं होंगे। मतलब जन्म से नागरिकता की बात नहीं कर रहा है ये यूँ कह रहा है, डिपेंड करेगा वो कैसा है। अगर वो मान लो कि दास बनता है तो वो नागरिक नहीं होगा, वो बुद्धिहीन हुआ तो भी नागरिक नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसने सारे बता दिए हैं। राज्य में निवास मात्र से नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति किसी राज्य में निवास कर रहा हो, रह रहा हो, तो वो भी नागरिक नहीं हो सकता। तो ये ओवरऑल हमने सीखा कि नागरिक अरस्तु किसको कहता है और कौन नागरिक नहीं हो सकता। सबसे जरूरी है नागरिक कौन नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता। ये दोनों बातें मैंने आपको क्लियर समझा दी है। आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखो दास पे विचार, ये बहुत जरूरी है। दास और सामाजिक व्यवस्था के बारे में अरस्तु बता रहा है। बेहतर जीवन जीने के लिए परिवार के लिए सजीव निर्जीव दोनों साधन जरूरी है। निर्जीव तो यानी भूमि हो गई, मतलब कोई व्यक्ति अगर जीने के लिए उसको क्या चाहिए, देखो निर्जीव में तो भाई उसको भूमि चाहिए और सजीव में उसको दास चाहिए, दास या दासी। तो दास दासी के बारे में अरस्तु ने क्लियर कह दिया। अगर कोई सभ्य व्यक्ति है तो उसको जीवन जीने के लिए, या सीधे सीधे अभी मैंने परिवार के बारे में आपको बताया कि परिवार कब पूरा होगा, तब दास उसमें आ जाएगा, दास या दासी उसमें आ जाएगी, तब परिवार पूरा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब ये दास के पक्ष में क्या तर्क देता है, ठीक है, कि दास के लिए ये क्यों इतना फोर्स कर रहा है। एक तो ये नेचुरल तर्क देता है, एक सामाजिक कल्याण का तर्क देता है, एक नैतिकता पे आधारित तर्क देता है और एक व्यवहारिक तर्क देता है। ठीक है, तो ये 4 तर्क इसने दिए, मतलब 4 तरीके बताए कि क्यों दास होना चाहिए। पहले तो ये प्राकृतिक में क्या बताता है, दासता प्राकृतिक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि भाई ग्राम बना और ग्राम में दास आया, तो ये मतलब प्राकृतिक घटना है, इसमें कोई व्यक्ति नहीं करता। कुछ व्यक्ति बुद्धिहीन होते हैं, ये यूँ कहता है कुछ व्यक्ति बुद्धिहीन नहीं होते, वो बनते ही दास बनने के लिए, मतलब उनका जन्म ही दास बनने के लिए होता है। ठीक है, आगे प्रकृति में ये क्या कहता है, कुछ व्यक्ति शासित होने के लिए ही पैदा होते हैं, मतलब कुछ व्यक्ति इसलिए पैदा होते हैं कि कोई हमारे ऊपर राज करे। मतलब वो अपने आप को इतना बुद्धिहीन समझते हैं कि हम तो भैया राज ही नहीं कर सकते, हमें इतना दिमाग ही नहीं है, कोई हमें चलाएगा तो ही हम चलेंगे। तो ये नेचुरल कारण आपको पता लग गया। अब सामाजिक कल्याण का, मतलब दास आने से समाज का कल्याण कैसे होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। कल्याण में क्या कहता है, स्वामी को अवकाश देते हैं। मतलब अगर दास होगा तो स्वामी को क्या मिलेगा, अवकाश मिलेगा। अवकाश मतलब छुट्टी की तरह, उसको सोचने समझने का टाइम मिलेगा। तो जब तक कोई व्यक्ति सोचेगा समझेगा नहीं, उसके पास दास नहीं होगा, तो कैसे कैसे समाज का कल्याण होगा। तो ये बता रहा है कि अवकाश देने के लिए, अवकाश कौन दिलाएगा, अगर दास होगा तभी तो अवकाश मिलेगा, नहीं तो व्यक्ति बिजी रहेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अब ये अगले में क्या कह रहा है, अगले टॉपिक में कह रहा है कि श्रेष्ठ कार्य स्वामी तभी कर सकता है जब दास होगा। अगर दास होगा ही नहीं, मान लो कि अब मोदी जी हैं या कोई भी नेता या कोई भी है, अगर उसके यहाँ नौकर चाकर या मंत्रिमंडल में काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो वो आगे काम कैसे कर पाएंगे। तो ये सीधे सीधे अर्थों में ये कहना चाह रहा है। अब नैतिकता पे आधारित क्या कहता है ये, देखो दास तो बुद्धिहीन होता है, इसने पहले ही कह दिया। तो बुद्धिहीन है तो ये तो नैतिकता है भाई, बुद्धिहीन है तो उसको यही काम करना। निर्णय लेने की क्षमता नहीं है उसमें, जो दास है उसमें निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है, इसलिए वो दास है। अपना नुकसान कर सकता है, वो कहता है इतना बेवकूफ़ होता है ना दास, वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, इसलिए एक सभ्य व्यक्ति के संरक्षण में रहेगा तो उसका भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब ये वही नीचे लाइन बता रहा है कि बुद्धि संपन्न लोगों के साथ रहेगा तो उसका भी फ्यूचर बनेगा। व्यवहारिक में तर्क क्या देता है, देखो यूनानी नगर की पूरी अर्थव्यवस्था दास पर टिकी हुई थी।
देखो यूनान, क्योंकि ये यूनानी है, पूरे यूनान की अर्थव्यवस्था दास पे टिकी हुई थी, ठीक है। अगर दास नहीं होगा तो पूरी इकोनॉमिक क्लैप्स कर जाएगी, तो ये व्यवहार के रूप में देता। अब ये दास के प्रकार बता रहा है, स्वाभाविक, प्राकृतिक, जन्म से, ठीक है। वैधानिक, कानूनी भी दास बन सकते हैं, तो जो विदेश वगैरह से बुद्धिहीन होते हैं उनको भी बना सकते हैं। तो ये ओवरऑल दास का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे हमारे छोटे छोटे टॉपिक रह गए, उसको और क्लियर करते हैं। अब ये अरस्तु क्या कहता है, दास के प्रकार, तो ये प्रकार मैंने बता दिए। दासता के विपक्ष में तर्क, तो विपक्ष में आज के हिसाब से हम बता सकते हैं क्या क्या है, तो उसमें कोई अभी ये हमने विपक्ष में तर्क बता रहा है, ठीक है। हम किसी को बंदी नहीं बना सकते, किसी को बुद्धिहीन नहीं समझ सकते, बुद्धिहीन है तो उसको भी स्वतंत्र होने की आज़ादी है, तो आप इस हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। आगे अब अरस्तु क्या कह रहा है, अरस्तु का पारिवारिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, परिवार क्या है, एक प्राकृतिक संस्था है, ठीक है। परिवार में नागरिकता की फर्स्ट पाठशाला है। देखो, परिवार से ही व्यक्ति सीखता है। जैसे हमारा जन्म हुआ, हमने परिवार से कुछ ना कुछ सीखा ना, तभी तो हम आगे बढ़ पाए, क्योंकि असली पढ़ाई हमारे परिवार से शुरू होती है। तो ये परिवार की फर्स्ट पाठशाला बोलता है, ठीक है। मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति, परिवार मनुष्य की आवश्यकता को पूरी करता है, ठीक है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। पितृसत्तात्मक का समर्थन करता है। ये देखो, ये क्या कहता है, पितृसत्तात्मक, क्योंकि उसमें इसने क्या कहा कि स्त्री बुद्धिहीन है, तो ये किसको, पुरुष को क्या मानता है, ये पुरुष को समर्थन करता है। महिलाओं को तो सीधा बुद्धिहीन बोल दिया, इसने कहा बेवकूफ़ है महिला, ठीक है। अब ये यूँ कह रहा है, 3 संबंध बताता है। ये यूँ कहता है 3 संबंध होते हैं, पति पत्नी का, माता पिता का, बच्चे का, और स्वामी और दास का। ये 3 रिश्तों की बात करता है, ठीक है। राज्य का नियंत्रण नहीं, ये यूँ कहता है राज्य का नियंत्रण परिवार पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये यूँ कहता है राज्य का नियंत्रण परिवार पर नहीं होना चाहिए, राज्य को कभी भी परिवार में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा पारिवारिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब आखिरी हमारा बचता है संपत्ति का। देखो, संपत्ति पर अरस्तु क्या कहता है, देखो, संपत्ति होगी तो लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को मजबूत समझेंगे। निर्जीव, देखो वो यूँ कहता है भूमि, मकान, घर, पूंजी, ये व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो व्यक्ति इनको अर्जित नहीं कर पा रहा, हमने पहले पढ़ा था ना, जो व्यक्ति संपत्ति नहीं अर्जित कर पा रहा तो वो क्या बुद्धिहीन होगा। उसने कहा ना, जिस पे संपत्ति नहीं है वो भी नागरिक नहीं है। जो आज तक अपनी संपत्ति नहीं खरीद पाया, अपनी संपत्ति को कलेक्ट नहीं कर पाया, तो वो बुद्धि संपन्न कैसे हो सकता है, ठीक है। सजीव, तो सजीव जैसे पशु, दास, दासी, ठीक है, ये संपत्ति है, ठीक है, ये संपत्ति है। भूमि, घर, मकान, ये भी संपत्ति है। प्राकृतिक सहायता लेकर अर्जित कृषि, एग्रीकल्चर भी संपत्ति है। अप्राकृतिक जैसे व्यवहार, ब्याज लेना, ये भी क्या है, संपत्ति। प्राकृतिक तरीका श्रेष्ठ है, ठीक है। अप्राकृतिक निष्कृष्ट है, ठीक है। निजी संपत्ति मानव स्वभाव है। परिवार का संचालन कुशल है। उदारता, कठोर परिश्रम। तो ये संपत्ति का कॉन्सेप्ट में इसने, अरस्तु ने अपनी डिटेल में डिफाइन किया है। तो ये अरस्तु के बारे में ओवरऑल आज हमने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास ठीक लगी होगी। अगर कोई भी इशू रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मेरे पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ठीक लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। ऐसी वीडियो आती रहेगी, मेरे साथ जुड़े रहना। अभी मेरे पास जितने सोर्सेज हैं मैं उस आधार पर आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही मेरे सोर्सेज बढ़ते रहेंगे, मेरे पास नई नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी, तो उतने ही बेहतर तरीके से आपको पढ़ा पाऊँगा। अभी जितने मेरे पास सोर्सेज हैं उस आधार पर आपको पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगा होगा। थैंक यू।